एक अपने 11 साल को ऐतिहासिक बता रहे हैं और कांग्रेस कह रही है कि क्या है, सिर्फ हमारी जो परिपाटियां थी उन्हीं को आगे बढ़ाया ना, कुछ है नहीं, बस संवैधानिक संस्थाओं को छिन्न भिन्न किया है, धर्मनिरपेक्षता को तार तार किया है। गंभीर आरोप है। देखिए, मोटे तौर पर विपक्ष को चूंकि आरोप लगाना है तो वो आरोप लगा रहे, और ये जो अभी आरोप 11 वर्ष पर लगा रहे हैं वो इससे पहले भी आए थे। लेकिन अगर हम मोदी जी के कार्यकाल को देखें तो इसको दो तरीके से देख सकते हैं। एक, राष्ट्रनीति में और राजनीति में अंतर होता है। नरेंद्र मोदी जी के जो निर्णय हुए हैं वो कहीं ना कहीं राजनीति उसमें थोड़ी कम है और राष्ट्रनीति ज़्यादा है। इसको अगर हम देखें, भारत के भीतर की स्थिति को अपनी जगह उसको छोड़ दीजिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो कहीं ना कहीं हमारी साख भी बढ़ी है, हमारी धाक भी बढ़ी है, समृद्धि भी हुई है। मोटे तौर पर हम अगर इकोनॉमी की दृष्टि से देखें, अब हम देश दुनिया के चौथे नंबर पर हैं, और जब मोदी जी ने कार्यभार संभाला था तब शायद 10-11वें नंबर पर थे, चौथे पर आए। तो ये हमारी आर्थिक समृद्धि है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात हुई है, जिसका मुझे ज़्यादा प्रसन्नता लगती है, कि हमारा जो इसरो है वो दुनिया के 13-14 देशों के उपग्रह प्रक्षेपित करता है, हमारा इसरो। और उसमें ब्रिटेन जैसा देश भी है जिससे कि हम कभी दास रहे, उसके गुलाम रहे। तो स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं हमारी, फिर जिस तरीके से आप अगर सुरक्षा की दृष्टि से देखेंगे तो सुरक्षा की दृष्टि से अब हम निर्यातक देशों में हैं। लगभग 100 या 101 चीज़ें हैं जिनको अब हमने आयात करना बंद किया है और अब हम उसको निर्यातक बनेंगे। ये हमारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इससे हमारी छवि बनती है। और मोटे तौर पर मंगल के ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर अगर हमारा विमान उतरा है और अगर हम अब सूर्य की भी यात्रा पर हैं तो मोटे तौर पर निश्चित रूप से ये हमारी प्रगति, इस मामले में प्रगति है और उस मोदी जी को इसकी सराहना की जानी चाहिए। दूसरी एक सबसे बड़ी बात है, किसी भी देश की प्रगति होती है कहीं ना कहीं उसके नागरिकों के मनोबल पर। जिस तरीके से सनातन परंपराओं और उसकी संस्कृति के जो मान बिंदु है उनका जो उद्धार, जीर्णोद्धार हुआ है, वहाँ पर जो काम हुए हैं, उसको लेकर के पूरे देश में एक आत्मविश्वास भी जागा है। ये निश्चित रूप से मोदी जी के उसमें है। एक बात के ऊपर जो मैं कहूँगा कि सरकार की नीति तो थी, लेकिन सरकार उस पर थोड़ा सा काम करती तो और ज़्यादा अच्छा होता। मोदी जी ने कहा था कि लोकल पर वोकल रहिए और उसको फिर ग्लोबल बनाएंगे। तो जिस तरीके से आने वाली परिस्थिति पूरी दुनिया की है, हमको लोकल के ऊपर वोकल ज़्यादा करना है। क्लस्टर अगर बना करके क्षेत्रीय उत्पादनों को, वो कुटीर उद्योग, अगर हम उद्योग उस पर सरकार आगे काम करे तो मैं समझता हूँ हमारी अर्थव्यवस्था स्थायी होगी। क्योंकि आने वाला समय अब मशीनें तो पीछे छूट गई, अब एआई का समय आ रहा है। एआई आप कल्पना कर सकते हैं, अब टीवी के एंकर एआई हैं, अब आजकल सीरियल में काम एआई कर रहे हैं, डॉक्टर एआई हो गए हैं, वकील एआई है। ऐसी स्थिति में हमारे नौजवानों के सामने नौकरी का बड़ा संकट आने वाला है और उसको मुकाबला केवल हम कर सकते हैं कुटीर उद्योग से, उसकी प्रतिभा के विकास से, उसके कौशल के विकास से और उसको लोकल के स्तर पर। मोदी जी ने नारा तो दिया था ये, लेकिन इस पर मुझे लग रहा है कि राजनीति से अलग हट करके सामाजिक संगठनों को भी और राजनीतिक दलों को भी स्थानीय स्तर पर हमारी पीढ़ी को बदल करके उसको अपने पैरों के ऊपर खड़ा करना चाहिए, ताकि देश की समृद्धि ये बनी रहेगी। जैसे कि लक्ष्य अगर निर्धारित किए हैं कि 2027 तक वो तीसरी अर्थव्यवस्था और 47 तक विश्व की अर्थव्यवस्था, ये अगर हमने अपने नौजवानों की प्रतिभा को कर लिया। कुछ चीज़ ऐसी होती है नवीन जी जो सुनने में और कहने में हमें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन उनका उसके यथार्थ के पीछे का कारण क्या है। अंग्रेजों ने जो अगर बाल श्रम कानून लेकर के आए थे अंग्रेज, उसके पीछे उनको भारत के लोगों को नौकर बनाना था। आज विज्ञान ने ही साबित कर दिया कि गर्भावस्था से लेकर के 5-6 साल तक बच्चे का विकास हो चुका होता है। तो तब तक वो कोई शिल्प ना कर पाए, कोई कौशल ना कर पाए, इसके वजह से उन्होंने प्रतिबंध लगाया था। तो मैं तो ये कहूँगा कि ये जो श्रम विकास, बाल श्रम विकास नियम है, उसको बदलना चाहिए और बच्चे कहीं ना कहीं श्रम से उनको जोड़ना चाहिए, कला से उनको जोड़ना चाहिए। उस श्रम और कला ही थी जिसके वजह से भारत जो है वो सोने की चिड़िया था। उस आधार पर हमारे उत्पाद थे जो पूरे विश्व में माने जाते थे।